हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया एक्चुअली कि बाइंग क्यों करनी है और बाइंग्स क्यों नहीं करनी है। मतलब सबको डर लग रहा है ना इस वक्त 2023 में कि बाइंग करनी है कि नहीं करनी है। सारी जनता यही सोच रही है कि करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो कहाँ करनी है। तो चलो एक एक टॉपिक पे बात करते हैं कि क्यों नहीं करनी है, और उससे आगे मैं बताऊंगी कि क्यों करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बैंकिंग क्राइसिस, अमेरिका का बैंकिंग क्राइसिस। अब तो बोरियत हो गई होगी ना ये वाली न्यूज सुन सुन के, लेकिन अभी अभी आज ही की न्यूज है, 2 घंटे पहले की न्यूज है कि जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ 2008 लाइक रिसेशन, अमेरिका में 2008 जैसे रिसेशन की पॉसिबिलिटी है। मतलब मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बता रही हूँ कि अपने एक बड़े बैंकिंग एनालिस्ट ने भी ये बात कही है कि अमेरिका में, आई एम नॉट सेइंग इंडिया में, अमेरिका में 2008 जैसा रिसेशन आया था उस तरह के रिसेशन की पॉसिबिलिटी है। और ये जेपी मॉर्गन के सीईओ ने भी अभी बयान दिया, अभी 2 घंटे पहले। तो मुझे जब से इसकी हल्की फुल्की भनक लगी थी ना एक 2 महीने पहले कि बैंकिंग में कुछ हो सकता है, तो तभी से मैंने, मेरे पास 3 बैंक्स थे, अपने तीनों बैंक्स के प्रॉफिट बुक किए। और अब मैं बैंकिंग में तब एंट्री लूंगी जब ये बाहर वाली न्यूज शांत हो जाएंगी, या फिर अपने यहाँ बैंकिंग में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे पहले मैं बैंकिंग में एंट्री नहीं लूंगी। बैंकिंग से मैं ऑलवेज कमाती हूँ, बट टाइम बीइंग, मतलब फॉर अ टाइम बीइंग मैं प्रॉफिट बुक्स करके बाहर आ जाती हूँ। फिर दोबारा दिखता है कि सब शांत है, बैंकिंग एकदम बढ़िया चल रहा है, फिर से एंट्री करती हूँ बैंकिंग शेयर्स में। जैसे ही हल्की फुल्की भनक लगनी शुरू होती है, फिर से अपने प्रॉफिट बुक करके बाहर। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखो, सितंबर अक्टूबर में भी बारिशें हुई थी, किसानों की फसलें खराब हुई थी। अब फिर से बारिशें हो रही हैं, किसान दुखी है ना। और इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन भी किसान है। सेक्शन बोले तो उपभोक्ता, कंज्यूमर, है ना। लेकिन मैं बात कर रही हूं, अगर 70% किसान है तो 30% पैसे, मतलब 30% शहरों में रहने वाले लोग भी हैं, जिनको क्या क्या करना है। होटल भी वही लोग जाते हैं, मतलब घूमने फिरने भी वही लोग जाएंगे। बड़ी बड़ी मोटी पार्टियां ज्यादातर सारी शहरों में बसी हुई हैं। सेकंड चीज कि महंगे फ्लैट भी वही लेगा जो शहर में बस रहा है, महंगे फ्लैट भी वही लेगा। जो मैं अपने रियल एस्टेट सेक्टर के वीडियो में आपको एक अच्छे से फ्लैट्स की बताई थी ना कि फ्लैट क्यों बिकेंगे और बिकेंगे ही बिकेंगे, उसका रीजन मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो में। और थर्ड है कि जो महंगी गाड़ियां अब खरीदी जाएंगी, महंगी और अच्छी गाड़ियां जो भी खरीदेगा, वो भी गरीब किसान नहीं खरीद रहा। तो गरीब किसान परेशान है, ये बारिशें हो रही हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो बर्बाद हो रहा है, वो सारी चीजें आई एग्री। लेकिन गाड़ियां, महंगे फ्लैट और होटल, ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो उस किसान पे डिपेंडेंट नहीं है। इनका एक अलग से सेक्शन है जो उसको यूज करेगा ही करेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं कि आरबीआई और यूएस फेडरेशन रेट्स और क्यों नहीं बढ़ा सकता, और लंबे टाइम तक क्यों नहीं बढ़ा पाएगा। मतलब एक रेट हाइक तो देगा अभी आरबीआई, जिसके लिए मैं भी रुकी हुई हूँ अभी मार्केट में, और बार बार बोलती भी रहती हूँ आपको कि मार्केट में एक अभी ड्यू है, एक करेक्शन। वो उसी वजह से है कि आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ाने वाला है, जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी मीट हो रही है उसमें। तो वो ज्यादा टाइम इसलिए नहीं बढ़ा सकता कि अगर लंबे टाइम तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा ना कि कुछ टाइम बाद में लोगों की डिमांड ही खत्म हो जाएगी। मतलब आप खुद सोचो ना कि लोन आपको इतना महंगा पड़ने लग गया। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी एक फ्रेंड ने एक फ्लैट 55 लाख रुपए में लिया था, और आज की डेट में उसका वो लोन का इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो गया कि उनको वो फ्लैट 1,30,00,000 रुपए में जाके पड़ रहा है। तो आप ये सोचो कि अगर इसी तरह से बेतहाशा अगर इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी होती गई तो एक टाइम पे हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो क्या ही फ्लैट खरीदेंगे यार, है ना। मतलब अगर कोई चीज डबल ट्रिपल रेट की जाके मिल रही है, या जैसे मेरे को गाड़ी भी खरीदनी है और वो पता चल रहा है कि मेरे को 10 लाख की गाड़ी लोन से करा के, और उसके इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा हैं कि वो ईएमआई पे मैं कराऊंगी तो मेरे को 15, 18, 20 लाख की गाड़ी पड़ेगी, तो मैं नहीं खरीदूंगी गाड़ी। ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ा सकता आरबीआई। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखो, इंटरेस्ट रेट कंपनी बढ़ाएगी, डिमांड कम होगी, मतलब मेरे जैसे लोग सामान कम खरीदने जाएंगे, तो इससे क्या होगा, कंपनी का माल कम बिकेगा, कंपनी को कम प्रॉफिट जनरेट होगा, उसके मार्जिन इंपैक्ट होंगे। तो उससे क्या होगा, अभी 2024 में इलेक्शन ड्यूज है ना, इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, और आप सब जानते हैं, मतलब ये मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, सारी ही पार्टियों की इलेक्शन फंडिंग, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, यहां से होती है। अगर बिजनेस हाउसेस के पास पैसा ही नहीं है, अगर बिजनेस हाउसेस के पास प्रॉफिट्स ही नहीं जनरेट हो रहे,
कि वो खुद का ही खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो वो पार्टियों को इलेक्शन फंडिंग कैसे देंगे? बहुत 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 नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और थर्ड चीज कि देखो, अगर मेरे को मेरे इंटरेस्ट पे, मैंने जो लोन लिया हुआ है उस पे मेरे को इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, तो मैं भी यार मतलब फिर जनता ना सरकार को गाली देना शुरू कर देती है। और आप सब जानते हो कि इलेक्शन ईयर जब होता है ना, तो कोई भी पार्टी हो XYZ, कोई भी पार्टी जनता को दुखी नहीं कर सकती है ना। अपने हम कुछ खरीदना चाह रहे हैं लेकिन लोन के रेट्स इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, हम वो चीज ले नहीं पा रहे, तो फिर हम क्या ही बोलेंगे कि सरकार ने इतनी महंगाई कर दी, सरकार ने इतनी महंगाई कर दी, है ना। और अपने तो न्यूज़पेपर इतने भले हैं, मतलब जो लोकल न्यूज़पेपर आते हैं उनकी तो आप मतलब हेडलाइंस देखो ना, तो एकदम इतनी दिल धड़काने वाली होती है, एकदम रेड रेड कलर की बड़ी बड़ी हेडलाइंस की आपकी आंखें खुल जाए सामने ना। तो वो मतलब इस तरह के रिस्क कोई भी गवर्नमेंट इस तरह के इतने नाजुक हालातों में नहीं लेगी, तो आगे धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट रेट ना चाहते हुए भी कम करने पड़ेंगे। अच्छा, नंबर 4 पे आ जाओ। डॉलर फ्लक्चुएशन, डॉलर बहुत अप एंड डाउन हो रहा है ना। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है, मतलब ये यूक्रेन, कभी चाइना का कुछ हो रहा है, कभी रशिया कुछ कह रहा है, कभी यूएस कुछ कह रहा है। तो इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन भी लास्ट 1 ईयर से चलते आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगला 1 साल भी ऐसे ही बॉलिंग चलेगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो स्मार्टनेस इसी में है कि जो भी कंपनी डॉलर और बाहर के क्रूड ऑयल से थोड़ा कम इम्पैक्ट होने वाली चीजें हैं ना, वही खरीदी जाएं। जैसे कि अभी ऑयल इंडिया, OMC जितनी भी है, BPCL और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनके शेयरों में बड़ी तेजी देख रही थी मैं कुछ दिनों से। मैं देख रही थी कि भाई ये बिना बात क्यों भागे जा रहे हैं। समझ में आ रहा था रशिया का सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन फिर अभी देखो कल ही एक न्यूज आ गई कि ओपेक कंट्रीज ने अपने तेल का प्रोडक्शन ही कम कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो कि जितना भी अरब कंट्रीज है, ओपेक प्लस मतलब 20-25 देश हैं मिलके, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, तो उन्होंने प्रोडक्शन ही कट कर दिया। इससे क्या होगा, ऑयल की कमी हो जाएगी और डिमांड उसी तरह से बढ़ रही है। उधर चाइना भी ओपनिंग हो गया, चाइना में कोविड कम हुआ है, चाइना में फैक्ट्रीज चली हैं, तो वहां पे भी जहां भी फैक्ट्रीज चल रही है वहां पे एनर्जी की डिमांड है, उनको क्रूड ज्यादा चाहिए। तो देखो ना कितना इम्बैलेंस हो गया उधर। तो जो उस चीज का सप्लायर है उसने तो अपनी सप्लाई कम कर दी, और इधर मांग उतनी जोर से बढ़ रही है, तो अब आएंगे ना क्रूड के प्राइसेस ऊपर। और मैं कल ही की न्यूज की हेडलाइंस पढ़ रही थी कि अब जो क्रूड का प्राइस इतना कम हो रखा है ना, जो 80 से भी नीचे चला गया था, उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो इन्होंने प्राइस कट की है ना, इससे क्रूड का प्राइस फिर से 95 से और 100 रुपए तक जा सकता है। तो अब क्रूड का रेट, एक बैरल का रेट 95 से $100 हो जाएगा, जो कि इन दिनों में 80 से भी नीचे चला गया था। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट परेशानी कि ताइवान पे ना चीन हमला करने की बात करता रहता है बार बार कि हम ताइवान को कब्जा करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत अपने लिए क्या है? हम तो ना तो हम चीन है ना हम ताइवान है, हम तो इंडिया है। तो हमें क्या दिक्कत होगी कि हमें जो सेमीकंडक्टर आ रहा है इस वक्त जितना भी गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जितना भी आपको पता है ये जितनी भी कार कंपनीज हैं यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग क्यों चल रहा है? क्योंकि कार की कंपनीज के पास में सेमीकंडक्टर की सप्लाई में बाधा पड़ी हुई है। सेमीकंडक्टर की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है क्योंकि वो इंडिया में नहीं बनता, वो सारा बाहर से आता है ना। तो सपोज अगर चाइना ताइवान पे हमला कर देता है तो हमारी तो सेमीकंडक्टर सप्लाई एकदम बंद हो जाएगी। तो हमारे जो वो कार वार के ऑर्डर हैं, खिलौने उलौनों के ऑर्डर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑर्डर हैं, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। जब सेमीकंडक्टर ना तो अपने इंडिया में बनता और वो बाहर से जो आ रहा था उस पर ताइवान पे चीन कब्जा करके बैठ गया है। तो इस वाली न्यूज से निपटने के लिए मैंने क्या किया है ना यार, मतलब एथिकल मोरली मैं बता रही हूँ कि जो फॉक्सकॉन ग्रुप है जिसने कि वेदांता के साथ टाई अप किया है, वेदांता चाहता है, अनिल अग्रवाल साहब चाहते हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर बने। तो इसके लिए जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन ग्रुप है ना, उसने वेदांता के साथ कोलैबोरेशन किया है कि चलो आप बनाओ, टेक्नोलॉजी हम देंगे, हम आपको बनाना सिखाएंगे, आप इंडिया में बनाओ। उसी के लिए वेदांता ने शायद गुजरात में अपना प्लांट सेटअप करने का प्लान किया है। कुछ 1 लाख करोड़ रुपए का कुछ प्लांट है, वही अनिल अग्रवाल साहब को सेटअप करना है सेमीकंडक्टर के लिए। तो सारी चीजें रेडी है, मतलब निकल कोबाल्ट की माइने वो पहले ले चुके हैं, गवर्नमेंट से अनुमति वो पहले ले चुके हैं, गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी जमीन दे दी है उनको प्लांट लगाने के लिए। फॉक्सकॉन रेडी है कि आप मतलब काम शुरू करो, हम इंजीनियर्स भेजेंगे, हम आपको काम मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, कि हम आपको माल बनाना सिखाएंगे तो आप इंडिया में वो बनाना। तो मैंने तो यार एज एन
एक जिम्मेदार नागरिक, मुझे लगता था कि भाई कंपनी को कैश क्रंच है, कंपनी को कैश की जरूरत है, तो मैंने तो अपनी तरफ से अपना पैसा वेदांता को दे दिया था कि भाई बना तू अपना, मतलब बना सेमीकंडक्टर, मेरे पास जितना पैसा है वो मैं आपके उसमें प्रोजेक्ट में लगा रही हूँ। तो वहां मैंने मेरे पार्ट का काम कर दिया और मैं बेफिक्र हूँ। मुझे लगता है कि सेमीकंडक्टर एक दिन इंडिया में बनेगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि कोविड की न्यूज़ बहुत जल्दी जल्दी आजकल ना सुनाई दे रही है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं यार, कोविड से मतलब अब दवाई भी आ चुकी है, कोविड का वैक्सीनेशन भी मैक्सिमम जनता को लग चुका है, और अब कोविड से किसी को डर भी नहीं लगता। मतलब मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता हो तो आपका पता नहीं। ना तो मैं मास्क लगाती, ना मैं डरती, और मुझे नहीं लगता कि अब एक नॉर्मल इंडियन को कोविड से डर लगता होगा एटलीस्ट। तो ये सारे कंसर्न्स थे, उनके अगेंस्ट मेरे अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। मतलब ये सारे कंसर्न्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये बाइंग ना करने के कंसर्न्स हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। और जो मैंने अपने अपने पॉइंट्स उनके सामने अगेंस्ट में आपको दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि क्यों बाइंग करनी चाहिए, है ना। तो रही बात कि वो कब करनी चाहिए, तो एक जो छोटा सा ये बाकी है बीच में कि आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो वो वाला फ्लक्चुएशन मैं और देख लेती हूँ। और उसके बाद मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, थोड़ा सा मतलब एक हो जाएगा कि बस यार जो बुरा होना था इंडियन मार्केट्स के साथ वो हो चुका है मैक्सिमम। अब अपने उठने की बारी है ना। जो सेक्टर सिलेक्टेड मैं बताती भी रहती हूँ अपने इस पे, उन सेक्टर्स पे आप ध्यान रखिए। वहां वो सेक्टर सारे फुल्ली इंडियंस के कंजम्पशन पे डिपेंडेंट हैं। बाहर के क्रूड और बाहर के डॉलर के महंगे सस्ते होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उन सेक्टर्स में। वो सेक्टर्स इंडियंस की फेवरेट जगह हैं, और जहां इंडियंस के पास बहुत पैसा है और जहां इंडियंस को स्पेंड करना ही करना है। तो आप उन चुनिंदा सेक्टर्स में निवेश करके आराम से अपना पैसा वहां पे उन कंपनीज में पार्क कर सकते हैं, और आपको अपने पैसे पे अच्छा खासा मुनाफा मिलना चाहिए। आई होप सो। और मैं किसी भी पर्सन को देखो डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग नहीं दे रही हूँ। मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मेरा जो भी व्यू बनता है वो मेरी अपनी स्टडी से बनता है, और मैं आपको सिर्फ वो बताती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, राइट। मैं किसी को भी कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं देती हूँ। आपको कुछ भी करना हो ऐसा, तो उसके लिए आप अपने वेल रिसर्च अपना करो। मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने का है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप इतना टाइम तक मेरे साथ बने रहे, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।